नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि दुर्योधन की सभा में भीष्म को सेनापति पद देने का निश्चय हो गया था। फिर उनका तलवार देकर अभिषेक भी किया गया था। इसके उपरांत सेना के अन्य विभागों के सेनापतियों के चुनने का प्रश्न उठा। ऐसा लगा कि किस किस को चुना जाए, इसकी अपेक्षा किसी को भी छोड़ा न जाए, यह बात प्रमुख थी। सबके मन में किसी न किसी विभाग का सेनापति बनने की लालसा थी। बहुत से लोगों ने उत्साह भी दिखाया था। दुर्योधन ने उठकर सबकी सामर्थ्य, निष्ठा, पराक्रम और शत्रु द्वेष की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बाद में एक एक करके नाम लिए। कुरु पांडवों के धनुर्विद्य गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, मद्रराज शल्य, कर्ण, चंद्रवंशी भूरिश्रवा, सिंधुराज जयद्रथ, काम्बोजराज सुदक्षिण, भोजराज कृतवर्मा, मामा शकुनी, भाई दुशासन, बहालिक राज आदि के नाम आने के बाद सब यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि आगे किस किस का नाम और आएगा। पर दुर्योधन ने वहीं रोक दिया। वज्र और अजय गिन रहे थे, लेकिन कुल 11 नाम लिए, यानी 11 सेनापति बने और सेना के 11 विभाग बने। उनके पिताजी भी एक सेनापति बने। इससे उन्हें संतोष हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो हम भी अपनी राय दे सकेंगे। सेनापतियों के गले में हार डालकर, तिलक लगाकर, हाथ में तलवार थमाकर अधिकार प्रदान किया गया। भीष्म ने पहली बार मुंह खोला। उनका गुरु गंभीर स्वर अब छीन पड़ गया था, पर उसमें कंपन जरा भी नहीं था। उन्होंने कहा, शत्रुओं को यदि नगर के पास आने दिया तो नगर नष्ट हो जाता है। शत्रु को दूर ही रखकर उसका सामना करना चाहिए। आज ही सारे सेना प्रमुख अपनी अपनी सेना के साथ प्रयाण करें, मैं भी साथ रहूंगा। सबके ध्यान में आया कि दुर्योधन का भाषण कितना लंबा होता था। पितामह ने तो 4 ही वाक्य में बात समाप्त कर दी। भोजन के उपरांत सबने प्रयाण आरंभ कर दिया। जितने राजा आए थे वे सब सेनापति नहीं बन सके, परंतु उनके साथ आई सेना तथा अन्य सामग्रियों को देखकर दुर्योधन ने बाद में उन्हें अलग अलग नायकत्व बांटा। 55 पदातियों के दल को पत्ती कहा जाता था और उसके मुखियों को पत्ती मुख नाम दिया गया था। 3 पत्ती प्रमुखों पर एक सेना मुख अथवा गुलमुख, 3 गुलमुखों पर एक गणमुख नियुक्त किए गए। इस प्रकार सबको एक एक पद मिला। वज्र अजय गणमुख बने। प्रातःकाल से ही सेना प्रयाण कर रही थी। रसद की गाड़ियां पहले जा चुकी थी। सेना के बीच दूसरी सामग्रियों की गाड़ियां थी। उनके युद्ध के दौरान रथ की मरम्मत के योग्य आवश्यक पट्टियां, धुरी के पट्टे आदि और बांधने के चमड़े इत्यादि थे। हाथी साधने के अंकुश, तोमर, शक्ति, निबंग, लोहदंड, ध्वज, लंबी लंबी रस्सियां, डोरियां, बिस्तर, तेल, गुड़, बानों की नोक, दार लगाने वाले विष भरे बर्तन, कांटेदार डंडे, विष में बूझे तीर, तलवारें, चर्म कवच, इस प्रकार सामान से भरी गाड़ियां भर भर कर जा रही थी। 2 घोड़ों वाले रथ, 4 घोड़ों वाले रथ आदि को कोई विशिष्ट वीर रथ में बैठा हो तो उसका परिचय देने वाले ध्वज रथ भी साथ थे। प्रत्येक रथ के साथ 2-2 घुड़सवार अंगरक्षक थे। रथ के पहियों के टूटने पर ठीक करने वाले 2-2 पदाती थे। प्रत्येक ने अपने अपने रथ को फूलों से सजा रखा था। कुछ लोग तो राह में मिलने वाले फूल ही तोड़ तोड़ कर सजाते चले जा रहे थे। यदि एक रथ रुक जाता तो घिच पिच मच जाती। सबसे पीछे हाथी थे। उनके पीठ से दोनों ओर घास की बोरियां लटकाकर समतल करके 7-7 आदमी बैठे थे। प्रत्येक पर 2 अंकुशधारी महावत थे। ऊपर से बाण चलाने वाले 2 धनुर्धारी, तलवार चलाने में निपुण 2 भट्ट और उनके साथ बैठे बैठे दूर तक निशाना लेकर भाला फेंकने वालों की एक साथ थे।
वे सब अपने शस्त्रास्त्र बीच में रखकर चले जा रहे थे। साज सज्जा में वह कोई कम न था। सबने कोई स्वयं हार पहन नहीं रखे थे, परंतु हाथियों को बड़े बड़े हार पहना रखे थे। वज्र और अजय ने इस बीच हस्तिनापुर में बहुतों से मित्रता कर ली थी। उनमें चंद्रवंश के भूरी से मित्रता अधिक गहरी हो गई थी। उसके भाई भूरिश्रवा को दुर्योधन ने एक सेनापति चुना था। यह भूरी और युद्ध में आया उसका एक और भाई शल दोनों वज्र और अजय के गणमुख थे। भूरिश्रवा की अपनी ही गुप्तचर व्यवस्था थी, अतः सारी बातें दोनों भाइयों को पता रहती थी। पांडवों की सेना का सामना करने के लिए भूरी, वज्र और अजय एक ही रथ में बैठकर जा रहे थे। अजय ने पूछा, सुना है पांडवों की ओर 7 सेनापति है, पर क्या उनकी सेना हमारी सेना से कम नहीं? हाँ, वज्र बोला, उनकी ओर कोई भी नहीं, समस्त आर्यव्रत हमारी ओर है, यह दुर्योधन का कहना है। परंतु सेना का 7 भागों में एकत्रित होना कोई कम नहीं है। रथ नगर छोड़कर एक कोस निकल आया था। वहां तक राजमार्ग था, परंतु इन दिनों रथ, घोड़े और हाथियों के आगे जाने वाले मार्ग बहुत उबड़ खाबड़ हो गए थे। हिचकोले खाते रथ में अजय बोला, उनकी ओर के सभी सेनापति आयु में बहुत छोटे लगते हैं ना? सच है, उनके महासेनापति दृष्टद्युम्न की आयु 51 या 52 होगी। हमारे महासेनापति 100 के ऊपर 20 या 22 पार कर चुके हैं। उनकी ओर का शिखंडी अपने भाई से छोटा है। सात्यकी और चेकितान 50-50 के होंगे। भीम के 52 या 53 का होने पर भी उसकी शक्ति और साहस तो 20 वर्ष के पहलवान को भी मात करती है। या यूं कहे तो वह 4 दांत वाले पट्टे सांड जैसा है, बिना आगे पीछे देखे ही धस पड़ता है। द्रुपद तो बूढ़ा हो गया है, यानी 70-75 का होगा। विराट की आयु मुझे ठीक से मालूम नहीं। हाल ही में तो उसने अपनी 16 वर्ष की पुत्री का विवाह कराया था ना। वह उसकी छोटी पत्नी की पुत्री है, फिर भी वह 60-70 के भीतर का ही होगा। हमारे ओर के लोगों का हिसाब तो लगाओ, कहकर अजय ने स्वयं कहना शुरू कर दिया। द्रोणाचार्य को मैंने देखा नहीं, वह भी 80-85 का होगा। हमारे पिताजी तो स्वयं ही अपने को 84 का बताते हैं। वह भी लंबू जयद्रथ ही अकेला 40-45 के बीच का है। हाँ हाँ कहकर भूरी ने अनुमोदन किया। इस तरह शल्यराज के पुत्र अजय और वज्र अपने सेनापति और पांडवों के सेनापति के उम्र का अंदाजा लगाते बातें करते करते युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में जरूर देखिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।